नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10 में हैं और आपका एग्ज़ाम 2027 में होने जा रहा है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर। रियल आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको एक सबसे पहले संख्या के बारे में जानना है। ठीक है, संख्या के बारे में नंबर सिस्टम में पहले बात जानेगा। दूसरा आपको जानना है एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तीसरा है आपको गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये सब सिखाया जाएगा आपको कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं और फिर उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। चौथा आपको अपरिमेय रूट के अंदर ऐसा सॉल्व करने के लिए देगा कि ये जो है अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या को क्या करना है, सिद्ध करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पांचवा आप देखिएगा तो परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, शांत या अशांत है, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो ये आपका टॉपिक है। देखिएगा तो ये देखिएगा 1.1 में है, 1.2 में ये चीज़ दिया हुआ है, 1.3 में और 1.4 में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आप पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या क्या है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम पूरा मैथ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। बस आप डेली इस क्लास से जुड़ जाइएगा। हम डेली सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इंटरनेट स्लो है तो हम लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका प्लेलिस्ट बना देंगे मैथ का पूरा चैप्टर वाइज, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और जो दिक्कत आएगा वो आपको कमेंट कर देना है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे क्या है, फिर हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ भी प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आप संख्या के बारे में जानिए कि संख्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे संख्या के बारे में। ये तो हुआ चैप्टर का नाम, आइए जानते हैं संख्या के बारे में। अगर हम संख्या का बात करेंगे, नंबर का बात करेंगे, तो पूरी संख्या को देखेंगे तो वास्तविक और अवास्तविक संख्या में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, और एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ठीक है, अगर आपसे वास्तविक संख्या कहेगा तो इसको याद रखिएगा, रियल नंबर है, और ये है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हुआ है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हुआ है कौन, वास्तविक संख्या। अगर आपसे पूछेगा कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो हाँ बोलना है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, हाँ। नीचे से ऊपर जब भी आपको बोलेगा तो हाँ बोलना है, क्योंकि लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन पूछ देता है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हाँ बोलना है। ठीक है, इसलिए हम ये चार्ट अच्छे से बना रहे हैं। आप एक बार समझ लीजिएगा ये चार्ट, तो आपको बहुत मदद मिलेगा जो चार्ट हम अभी बना रहे हैं उससे। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, अगर पूछेगा कोई कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो आप किसी भी संख्या को लीजिए, इसका स्क्वायर करके अगर आपका प्लस में आ जाएगा आंसर, धनात्मक आ जाएगा, तो आपको समझना है कि ये कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उसी तरह से -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये सब क्या चीज़ में आया, प्लस में आया, इसका मतलब ये कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या में क्या होगा, इस तरह से इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट के अंदर में अगर माइनस चला गया तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और क्या बच जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में संख्या जो आ गया वही क्या है,
काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या। ऐसा आपको याद रखना है कि स्क्वायर करने के बाद अगर माइनस में आ गया तो क्या है, अवास्तविक है, और प्लस में आ गया तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। बाकी परिमेय अपरिमेय के बारे में जानिए। परिमेय को रेशनल कहते हैं और इसको इरेशनल कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। परिमेय संख्या की बात करेंगे तो ये जो है ये बोलता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q एक पूर्णांक संख्या हो लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका परिभाषा आपको याद हुआ कि P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। आप लिखते चलिएगा, हम मिटाएंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो कहेगा P/Q के रूप में हो और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना याद रखना है। यानी कि -4/1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बटा में सबके क्या है, 1 छुपा हुआ है। तो हम परिमेय संख्या के लिए हम 0, -1, -2 और -1 को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं 4/2, 6/9, 5/9, इस सबको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि P/Q के रूप में है। यहाँ तक कि 2.5 भी दिया हुआ है, 6.25 दिया हुआ है, तो इसको हम बटा में चेंज कर सकते हैं ना, इसको भी बटा में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 2.5 और 6.25 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है ना, ये भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो लगभग अगर हम यहाँ पर आपको बता दें कि प्राकृत ये सब लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। ये सब क्या है, P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप देखें तो सभी प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर सबसे बड़ा संख्या इनफाइनाइट बनता है, सबसे छोटा 1 रहता है। अगर हम इसको पकड़े तो इसके बटा में भी तो 1 है, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि सारा संख्या परिमेय संख्या के नियम को फॉलो कर रहा है। तो सारा जो है प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ बोलना है। नीचे से ऊपर पूछेगा आंसर तो आपको हाँ बोलना है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है तो हाँ बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा पूर्ण संख्या के बारे में। क्या पूछेगा, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या करना है, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेना है। प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये प्राकृत संख्या है और इसमें आपको शून्य को क्या कर लेना है, शामिल। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको इसमें याद रखना ये है कि सभी प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो आपको क्या बोलना है, हाँ सभी प्राकृत संख्या नोट में लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। आया समझ में, प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है, ठीक है। तो नोट करके जो भी हम लिखवाएंगे वो आपको लिखते चलना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए अभी नोट भी हम मिटाते चलेंगे। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इधर हम नोट भी लिखते चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या का, ठीक है। पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। याद रखिएगा ये जो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये देखेंगे यहाँ से तो ये कैसा है, घनात्मक प्राकृत संख्या है। कैसा है, घनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो घनात्मक प्राकृत संख्या ये यहाँ से लीजिएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ऋणात्मक प्राकृत संख्या को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या कैसा बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 घनात्मक प्राकृत संख्या, 0 से छोटा -1, -2 ऐसे करके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं माइनस लगा हुआ में। अगर आप पूछ दे ये कि -4 और -10 में कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा पूछ रहे हैं, तो जो छोटा दिख रहा है ना वही क्या है, बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखिए -4 जो है यहीं पे है, -4 यहाँ पर है, लेकिन -10 और दूर रहेगा और 0 से जो जितना दूर रहेगा माइनस में वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। अगर आपसे हम पूछे कि 4 और -10 में कौन बड़ा है तो कौन बड़ा है,
4 बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है? 4 बड़ा। प्लस में जो भी रहेगा वो सब बड़ा रहेगा। 4 और 1, -4 और 1 में कौन बड़ा है? तो 1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। माइनस प्लस में आपको जब भी दिख जाएगा तो वही बड़ा होगा जिसमें प्लस लगा हुआ है, और दोनों में प्लस लगा है तो आपको तो पता ही है, ठीक है। बाकी दोनों में माइनस लगा हुआ हो तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है, ठीक है। और एगो में प्लस है, एगो में माइनस, तो जो में प्लस लगल है वो बड़ा है, ठीक है। चलिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे, ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब अगला समझते हैं सम संख्या के बारे में, ठीक है। सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या वैसा संख्या है जो 2 से क्या हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 210, 204, 508, 502, इस तरीके से जो भी संख्या दिखेगा वो सारा संख्या क्या है? सम संख्या है। सारा संख्या सम संख्या है। यदि हम आपको बोले कि ये संख्या बताइए कैसा संख्या है, ये संख्या बताइए कैसा संख्या है, तो आप सब इस सबको देख के क्या बता दीजिएगा? कि सम संख्या है। क्यों बता दीजिएगा? क्योंकि लास्ट की संख्या सम संख्या होने के लिए लास्ट का क्या देखना है? कौन सा डिजिट देखना है? तो याद रखिएगा नोट में कि सम संख्या के लिए ना लास्ट का हमको 0, 2, 4, 6, 8 देखना है। इतना अगर आप देख पाइएगा तो वो क्या है? सम संख्या। अब किसी भी संख्या के अंत में अगर हम कोई भी संख्या मान लीजिए लिखते हैं और उसके अंत में हम 0 लगा दिए, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगा। जो 2 से कटेगा वो कैसा संख्या होगा? सम संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। आगे अगर हम बात करेंगे तो विषम संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसको ऑड नंबर कहते हैं। तो आइए जानते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, और ये विषम संख्या 2 से नहीं विभाजित होगा। वो विभाजित हो रहा था, ये नहीं विभाजित होगा, ठीक है। नहीं विभाजित होगा, ठीक है। नहीं विभाजित होगा तो कौन विभाजित नहीं होगा? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा। इस तरीके से 201, 500, 503। देखिए इसमें आपको इतना देखना है कि लास्ट में अगर इतना लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो कैसा संख्या है। अगर कोई संख्या ऐसा है 101 है तो ये कैसा हो जाएगा? विषम संख्या होगा। क्या देखकर बता दिए? लास्ट का डिजिट। अगर कोई संख्या बड़ा लिखा हुआ है उसके अंत में 1, 3, 5, 7 आ गया तो वो कैसा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट में 3 लिख दिए, लास्ट में 7 लिख दिए, लास्ट में 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या कैसा है? 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या कैसा है? तो विषम संख्या है। ये आपको याद रखना था, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए आपको पता चल गया। अगर आपको मान लीजिए कि ऑप्शन में इस टाइप का दे सकता है, ऑप्शन में आपको बोल दे कि सम संख्या इसमें से कौन है, जैसे 2k के रूप में रहेगा, ठीक है, या फिर 2x के रूप में रहेगा, ऐसा देगा। अगर हम आप k के सामने ना, k के सामने 1 रखिएगा तब भी सम संख्या, k के सामने 2 रखिएगा तब भी आपको सम संख्या प्राप्त होगा, k के सामने आप 3 रखिएगा तब भी आपको सम संख्या। मतलब ये किस रूप में रहता है? तो 2k के रूप में रहता है। कौन? सम संख्या। सम संख्या किस रूप में रहेगा? तो 2k के रूप में रहेगा। 2k इस ये जो विषम संख्या है ये रहेगा 2k ± 1। कैसे पता चला? अगर आप किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिएगा तो सम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 2 से गुना कर दिए तो वो सम संख्या हो जाएगा। लेकिन आप 2 से गुना करने के बाद उसमें से 1 जोड़ दिए या घटा दीजिए। मान लीजिए कि 4 कोई संख्या है, मान लीजिए कि 7 कोई संख्या है, इसमें हम 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए, तो ये कैसा संख्या बन गया? सम। 14 क्या हो जाएगा? सम संख्या है। लेकिन इसमें से अगर 1 जोड़ देंगे चाहे 1 घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? विषम संख्या। 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। दोनों ही संख्या कैसा है? विषम संख्या है। यानी कि यही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि 2k तब क्या हो जाएगा? 2k के लिए सम संख्या के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि सम संख्या में यदि आप 1 जोड़ दीजिए चाहे 1 घटा दीजिए तो आपको विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहता है 2k प्लस, कहेगा कि इनमें से कौन है जो विषम संख्या को दर्शा रहा है। अगला दिया रहेगा 2k, 3k, 4x, ऐसा करके दिया रहेगा। और कौन विषम संख्या को? तो विषम संख्या को ये दर्शा रहा है, ठीक है। बाकी सब सम संख्या को दर्शाएगा, बाकी सब सम संख्या को दर्शा रहा है, ऐसा करके दिया रहेगा मान लीजिए, ठीक है। कोई और अंक भी दिया रहेगा a b करके, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, विषम संख्या हो गया ना।
अब हम बात करेंगे भाज्य अभाज्य संख्या पर, ठीक है। भाज्य पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो एक सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। चलिए आगे हम भाज्य अभाज्य पर बात करेंगे, तो इधर हम बात कर लेते हैं भाज्य अभाज्य पर, ठीक है, मिटाना पड़ेगा हमको। अच्छा देखिए ऊपर बात करें, अगर आपसे पूछे ना सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, हाँ बोलना है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ बोलना है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय है, सभी सम संख्या परिमेय है, तो हाँ हाँ हाँ, ये जितना भी संख्या है ये सारा संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये सारा संख्या वास्तविक संख्या है, तो हाँ है, हाँ बोलना है, ठीक है। कोई भी संख्या वास्तविक संख्या है तो हाँ बोलना है, ठीक है। हम ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं, अब आपको हम भाज्य और अभाज्य बताते हैं क्या है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इसके नीचे आप लिखिएगा, ऐसे लाइन बनाए हैं, इसके नीचे आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में जानना है, तो नीचे नहीं दिखेगा उसमें, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। भाज्य संख्या का बात करेंगे, ठीक है, और एक होता है अभाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का बात करेंगे अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका जो है फैक्टर 2 ही होता है, 2 ही गुणनखंड होता है। किसका, अभाज्य संख्या का। जैसे कि 2 ले लीजिए, अगर आप 2 को देखिएगा तो 2 को 1 और वो खुद के अलावा कोई और संख्या इसको काट ही नहीं सकता है। उसी तरह से 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसको देखिए तो 1 और 3 के अलावा इसको कोई काट रहा है। अगर 5 को देखेंगे, 1 और 5 के अलावा कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है। यानी कि अभाज्य संख्या में इसका अधिकतम गुणनखंड, जिसको कहेंगे अधिकतम फैक्टर जो है, अधिकतम गुणनखंड कितना हो सकता है, फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड। अधिकतम फैक्टर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और इसका कम से कम फैक्टर, अगर हम इसका बात करेंगे, इसमें भाज्य संख्या में देखिएगा तो 4 आएगा। 4 को देखिए, 1 काटेगा, 4 काटेगा, ये तो ठीक है। इसको 2 भी काट दिया, मतलब जैसे ही कोई तीसरा संख्या काटेगा तो वो कैसा बन जाएगा, भाज्य संख्या बन जाएगा। तो 4 हो गया, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। 9 को देखिए, 9 को 1 काट रहा है, 9 को 9 काट रहा है, 9 को 3 काट रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एक्स्ट्रा कोई आकर काटेगा तो वो संख्या कैसा बन जाएगा, तो आपको याद रखना है भाज्य संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2, 3, 5, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या 4, 6 जिसका फैक्टर कम से कम 3 होना चाहिए। इसका फैक्टर कम से कम कितना रहेगा, कम से कम 3 फैक्टर, ठीक है। अगर 3 फैक्टर है तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद 9 आ गया, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे 97 आ जाएगा, उससे आगे जाएंगे 101 आ जाएगा, उससे आगे जाएंगे 997 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। ये आप जान पाए अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था, तो आपको क्या बोलना है, 2 अंकों के ई मिटा दे रहे हैं नीचे का, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे, पूछेगा 2 जो है 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 1 अंक का तो आपको पता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसको नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। पूरे अभाज्य संख्या में अकेले ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, मतलब 2 से कटने वाला संख्या है, बाकी कोई नहीं है। यदि हम 11 का बात करेंगे तो ये 2 अंकों का सबसे छोटी क्या है, नोट में लिखिएगा ये सीधा, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। उसी तरह से ये 3 अंकों का है छोटा, 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या और 3 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3 अंकों का सबसे छोटा और बड़ा, ठीक है। बाकी पूछेगा 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15। 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है, तो 25। ये आपको याद रखना है। 1 से लेकर 25 तक में पूछेगा तो 9 बताना है, 9, 15, 25 ऐसे करके याद रखिएगा। 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 15। 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 25। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2 अंकों का देख लिए क्या क्या होगा सो, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ सकता है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि सबसे छोटी ऐसा करके लिखिएगा नोट में, ऐसा पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। चाहे गुणनफल के साथ साथ मान लीजिए पूछा कि योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, गुणनफल पूछा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और गुणे वो क्या है, 4 है, कितना आ जाएगा, 8 है। फिर पूछा योग क्या होगा, तो 4 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अंतर पूछेगा 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले बोलेगा वो पहले रख देंगे। ठीक है, पहले बोला अभाज्य संख्या तो अभाज्य पहले रखे थे, वहाँ अंतर करते टाइम ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अंतर करते वक्त आपको ये याद रखना है कि अगर आप 2 - 4 करते हैं तो आपका आंसर -2 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला अंक में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा वाला अंक में माइनस रहेगा तो आंसर में भी क्या लगता है, माइनस लगता है। ये बात आपको घटाते वक्त टाइम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, आपको समझ जाना है। ठीक है, बाकी इसको मिटाते हैं। आगे आपसे पूछेगा कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा और लसा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई 2 अभाज्य संख्या हम इसमें से कोई उठा लेते हैं, कौन, 3 और 5, इसका अगर हम आपको बोले कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्या का 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और एलसीएम इसी संख्या का गुणनफल होता है। संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था, नोट में लिख लीजिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है और 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना था। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होता है। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए, हो गया, अभाज्य संख्या से रिलेटेड यही था। ठीक है, भाज्य भाग। बाकी आपसे अगर पूछ दे सह अभाज्य संख्या के बारे में, हाँ, तो अभी हम जितना भी इस परिमेय संख्या के नीचे लिखे, आप देख पाए थे प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, उसके बाद आप पूर्णांक संख्या को देख पाए, सम संख्या का बात किए, विषम संख्या का बात किए, भाज्य संख्या का बात किए, अभाज्य संख्या का बात किए। तो ये जितना भी संख्या आप बात किए, ये सब परिमेय संख्या हो सकता है। तो आपको बोलना है हाँ, सब जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या, ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि 2 कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए। ठीक है, उसका सिर्फ एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोई भी 2 प्राकृत संख्या का एचसीएफ 1 आया तो कैसा संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 4 5, 11 13, ठीक है, 2 25, और भी है 98 101, 98 101, ठीक है, 2 3, ठीक है। तो ये है क्या, सह अभाज्य संख्या। क्या है, याद रखना है, सह अभाज्य संख्या में उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो आप जान पाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे किसके बारे में, तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में। चलिए, अपरिमेय संख्या के बारे में हम क्या बताने वाले हैं। इसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख पाइएगा। इसको आप P/Q के रूप में लिख पाए, इसको नहीं लिख पाइएगा। ये कैसे रहेगा, तो √2 रहेगा, √3 रहेगा, √5 रहेगा। ठीक है, √3 रहेगा, जैसे कि √2 का 1.414 ऐसे आते चला जाएगा, 1.73 ऐसे आते चला जाएगा, बहुत सारा। ठीक है, उसी तरह से पाई का मान देखिएगा, तो पाई का मान होता है 3.14 ऐसे आते चला जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक आते चला जाएगा। तो आप इसको भिन्न के रूप में लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। यानी कि √2 √3 √5 √7 जो है, ये सब कैसा संख्या है, और पाई, ये सब संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम आपको कोई नॉर्मल सा भी संख्या दे दें, 4.2 6 9 7 3 5, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या आएगा, ऐसे ऐसे डैश करके इनफाइनाइट तक दे दिए। अब इसके आगे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है,
तो इसको आप p बटा q के रूप में नहीं बदल पाइएगा, अतः ये कैसा संख्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा संख्या दे दिया गया जो लगातार पॉइंट के बाद भी क्या हो रहा है, पता चल गया कि क्या आ रहा है, तो आप इसी पर तो रेकरिंग लगाते हैं, 0.2 पर क्या लगा दीजिएगा? रेकरिंग लगा दीजिए। और इसी रेकरिंग को आप पढ़िएगा शांत अशांत वाला में कि रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले बटे में 9 आएगा, तो 2/9। अतः इसको आप भिन्न के रूप में बदल पाएँ, इसीलिए यह कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा अगर आ जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 4 4 4 लगातार आते चला जाए इनफाइनाइट तक, तो ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सो पता ही ना चले, 4 2 6 9 7 3 2 1 1 4 2 6 ऐसे इनफाइनाइट कुछ भी आता चला गया, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है अगर पता चल जाए, जैसे कि 4 3 4 3 4 3 ऐसा आ ही रहा है 4 3, तो लगातार 4 3 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तब 4 3 पर क्या लग जाएगा? रेकरिंग लग जाएगा। रेकरिंग लग गया। अब हमको इसको हटाना है, भिन्न के रूप में बदलना है, तो 4 3 के बटा में जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है उसके बदले 2 × 9 आ जाएगा बटा में, तो ये भिन्न के रूप में बदल पाए, इसीलिए कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल पा रहे हैं वो कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ जो आप यहाँ पर पाई देख रहे हैं, √5 और ये सब देख रहे हैं, अगर इसके साथ √2 + 6 कैसा संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो अपरिमेय। ये सब के साथ अगर आप जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी स्थिति में आइएगा तो आप अपरिमेय ही कहलाइएगा। जैसे कि √5 + 6 बटा में 4, √7 + 9 बटा में 10, तो ये सारा संख्या किसके वजह से अपरिमेय है? यहाँ √2 दिख रहा है, यहाँ √5 √7 दिख रहा है। ये छोड़िए, अगर पाई के बटा में भी π/2 है, पाई + 4 है, π/6 + 6 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो ये सारा संख्या कैसा कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। यानी कि पाई के साथ आप जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी स्थिति में आइए, आपको अपरिमेय ही कहा जाएगा। या फिर √2 √7 √5 के साथ किसी भी स्थिति में आइए, आप अपरिमेय ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट में ऐसे 6.25 ऐसे आ रहा है, तो इसको पॉइंट उड़ा के बटा में 2 0 आ जाएगा, तो भिन्न के रूप में बदल पा रहे हैं, इसीलिए क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन यही आ जाए 2.65972 इनफाइनाइट तक, पता ही नहीं चले क्या आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन है जो अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है। अब आपको बताना है, ए नंबर में मान लीजिए दे दिया -1, बी नंबर में 0 दे दिया, सी नंबर में पाई दे दिया और डी नंबर में दे दिया 4/9, तो आप क्या कीजिएगा? चाहे दे दिया 6.25, बताइए इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या है? ये आपको बताया कि इनमें से कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि परिमेय माइनस में भी आ सकता है, 0 परिमेय संख्या है, ये बटा में करके हम ले आएंगे, तो यानी कि कौन है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मान लीजिए पूछेगा कि इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो परिमेय है। क्या पूछेगा? इनमें से कौन संख्या है जो परिमेय है? मान लीजिए ए नंबर में दे दिया आपका √2 + 6 बटा 4, बी नंबर में दे दिया 6 + √7 बटा में 6, 3 नंबर में दे दिया 6.25967, ठीक है, और डी नंबर में दे दिया आपका 6.25। तो आप किसको लगाइएगा कि परिमेय है, ठीक है। चाहे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 22/7 दे दिया, ठीक है, तो किसको कहिएगा कि परिमेय है? तो आप देखिए √2 की वजह से ये अपरिमेय हो जाएगा, तो ये तो परिमेय है नहीं। √7 की वजह से ये अपरिमेय हो गया, और ये इनफाइनाइट, इसके बाद पता नहीं चल रहा है क्या है, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय है। तो यही ना एक बच्चा जो परिमेय है 22/7, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि इनमें से कौन परिमेय है, ऐसा दे दिया घुराने के लिए कि 6.4697 ऐसे, बी नंबर में दे दिया 6.25 ऐसे 0.5, सी नंबर में दे दिया √2 + 6 बटा में 9, और डी नंबर में दे दिया पाई + 6/2। अब आपको इसमें पता लगाना ये है कि इनमें से कौन संख्या जो है वो परिमेय है, कौन संख्या जो है से कि परिमेय है। क्या है? परिमेय है। इसी नंबर है, पाई + 6 है, ठीक है। कौन संख्या है जो परिमेय है? तो आपको ये रेकरिंग वाला पता लगा लेना है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये √2 की वजह से अपरिमेय हो गया, ये में पाई की वजह से अपरिमेय हो गया, तो कौन हो जाएगा? परिमेय। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए दूसरा ऑप्शन दिया ए नंबर में π/2, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय है, ठीक है। बी नंबर में दे दिया आपको 0.6 पर रेकरिंग,
सी नंबर में दे दिया -1 और डी नंबर में दे दिया 0। आपको बताना है इनमें से कौन है जो अपरिमेय है। तो क्या बताइएगा, देखिए रेकरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये -1 परिमेय है, 0 भी परिमेय है, तो कौन बच गया, π/2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन आपको घुमा घुमा कर देगा। आप अगर अच्छा से समझ गए होंगे परिमेय अपरिमेय क्या है कैसे है, तो आपको कोई घुरा नहीं सकता है। ठीक है, कितनों कुछ कर ले घुराएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप संख्या के बारे में जान पाए। अब आप एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानिए, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। ठीक है, चलिए आइए हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से HCF। चलिए, कहाँ है बुक? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 में क्या पढ़ना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से बोल रहा है HCF निकालने के लिए। किसके मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो HCF निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो में बताएंगे कि मौसा क्या है, लेकिन इसमें सिर्फ आप निकाल लीजिए मौसा किस तरीके से यूक्लिड विभाजन से निकलता है। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है का, तो ये बराबर BQ + R है। चलिए, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो इसको याद करने का तरीका है जैसे कि 5/2 हम आपको भाग देने के लिए बोल दिए, 2 को आप भाग दिए किससे, 5 से भाग दिए। ठीक है, 5 से भाग दिए 2 बार में 4 1, ये जो आया ना, ये जो 5 है उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, और ये जो जिससे भाग दिए हैं उसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, और जो आता है उसको कहते हैं भागफल, भागफल। ठीक है, और ये जो आता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब बताइए आप 5 कैसे ला पाते हैं, आप इन दोनों को साइड वाला को गुना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा एक को, दोनों को गुना करके एक को जोड़ देंगे, साइड वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे और एक को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो साइड वाला को गुना कीजिए, भाजक को भागफल से गुना करेंगे, भाजक को। ठीक है, क्या लाने के लिए, भाज्य लाने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, भाज्य लाने के लिए हैं, तो क्या करेंगे, साइड वाला को भाग दें, ये क्या, भाज्य लाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, भाज्य को कहते हैं BQ + R। ठीक है, यही होता है, इसको कहते हैं, ये है B और ये है Q और ये है R। ठीक है, तो आपको ये याद करना था, साइड वाला को गुना करेंगे, नीचे वाला को जोड़ देंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये जो R है ना, R ये हमेशा B के मान से क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब R का मान हमेशा B के मान से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर B का मान 3 है तो R का मान क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि B का मान हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए, अब यही था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी की मदद से क्या निकालना है, HCF। ये लिख लीजिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहा है प्रश्नावली 1.1 में 135 और 225, 135 और 225 दिए हुए हैं। 101 नंबर में देखेंगे तो 135 और 225 है। चलिए, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से मौसा निकालना है। बड़ा वाला को बीच में रखिए। ठीक है, 135 एक बार में लगाइए, क्योंकि 2 बार में तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाइए। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 खत्म। यहाँ ऐसे कीजिए और इसको यहाँ उतारिए, 135 ऐसे करेंगे। फिर 90 से इसको लगाएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, इसलिए एक ही बार में क्या लगाएंगे, 90 लगाएंगे। 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 45। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, उतारेंगे 90 को, और यहाँ लिखेंगे 45 दूनी 90, खत्म। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये क्या था, ये था, ये क्या था, B था, ये क्या था, Q था, और ये था R। तो ऐसे लिखेंगे, A बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, A बराबर BQ + R लिख लीजिएगा। A कितना है, 225 है। ठीक है, B जो है
35 है, Q जो है 1 है, प्लस R क्या है 90 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 135, उसके बाद 90, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, गुने 1 प्लस 45 क्या है शेष है, फिर बीच में क्या है 90 है, फिर क्या लिखेंगे 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस में क्या लिखेंगे 0। तो इस तरीके से 45 जो आया वही क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो जहाँ 0 आ जाता है ना सिंपल, जहाँ लास्ट में कटता है यही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप उतार लिए होंगे, हमको विश्वास है। चलिए अब हम 2 नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 196 38 22 0, 196 और 38 22 0 दिया हुआ है, 38 22 0। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिए 38 22 0 और 196 दीजिए भाग। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो एक बार में 3 को लगाइए, पूरा लगाने की जरूरत, एक बार में लगाएंगे तो क्या आएगा 1 9 6, घटाइए 12 में से 6 जाएगा तो 6, इसको दे दिए तो 7 में से 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इसको दे दिया तो 2 में से 1 गया तो 1। फिर नेक्स्ट हम 2 को उतारेंगे। ठीक है, 2 को उतारेंगे और अब 9 बार में लगा कर देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके 19 नमा 71 से इसके आसपास में क्या आ रहा है 71 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 19 नमा क्या होता है 71, 71 में 5 अगर जोड़ दीजिएगा, 5 जोड़ दीजिएगा, 19 नमा 71 से होता है ना, उसमें 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो घटाइए, अब 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, इसको दे दिए तो 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, ये 7 में से 7 गया 0 0। अब यहाँ पर 98 आया, एक और 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 19 पचे 95, 5 बार में लगा कर देखिए 5 के आसपास आ रहा है, 9 6 पचे 30 के 0 हासिल 3 और 19 पचे 95 और 3 क्या होता है 98, काट दीजिए 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा A है, ये क्या है B है और ये Q है और ये क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो लिखिए A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं 38, ये है ना, ये 38 22 0 बराबर B के जगह लिखेंगे 196 गुने 195 प्लस 0, क्या लिखेंगे 195 प्लस 0। तो ये आ गया आपका आंसर। HCF क्या हो जाएगा तो 196 क्या है इसका HCF है 196। ठीक है, चलिए एक और है 3 नंबर, लिखिए 3 नंबर में है 867। ठीक है, 867 और 255। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिखिएगा जहाँ पर ये लिखते हैं ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिएगा। चलिए तीसरा नंबर का बात करेंगे, तो तीसरा नंबर में है 867 और 255, यही है ना 255 ही है। चलिए ठीक है, तो ये 867 को हम बीच में लिखेंगे और जो छोटा है 255 उसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे। अब लगाइए, इससे कितना बार में लगेगा लगाइए। ठीक है, तो लगभग देखिएगा तो 25 तिहाई क्या होता है 75 के आसपास में आएगा, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 25 तिहाई 75 और 1 76। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 0 बचा और यहाँ 1 बचा। इस वाले को अब ये तो छोटा हो गया, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 255। ठीक है, अब 10 दूनी क्या होता है 20, 2 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 5 बच जाएगा और इसको फिर 102 को यहाँ लिखेंगे, फिर 51 दूनी क्या होता है 102 होता है, 0 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे तो ये लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। A की जगह क्या लिखेंगे 867 बराबर B की जगह क्या लिखेंगे तो 255। ठीक है, 255 और Q की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस R की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 255, A की जगह है 255, B हो जाएगा 102, Q हो जाएगा 2 और शेषफल क्या हो जाएगा, सॉरी शेषफल यहाँ पर 102 आया है।
ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा 51। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 102, ठीक है 102, और यहाँ लिखेंगे हम 51 गुने 2 प्लस शेष कितना 0। तो ये 51 से लास्ट बार काटा है ना, यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। क्या है HCF है। तो ये आपका तीनों हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ख़त्म हो गया। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 नंबर ख़त्म हो गया, ये उतार लीजिएगा। हाँ, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो भाज्य बराबर आप सीखे हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। ऐसा करके पूछ सकता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना शेषफल। तो मान लीजिए ये दे दिया आपको 40, ये दे दिया 4, ये दे दिया 2, और ये पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा। तो आप इसी तरीके से सबको भर दीजिएगा, जो पूछेगा उसको क्या करना है निकाल लेना, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा तब ना, ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है, कि भाज्य बराबर इतना दिया हुआ है, भागफल इतना, शेषफल इतना। चलिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। चलिए कल पढ़ाएं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया है। लैंग्वेज वाला सारा एक ही साथ करवा देंगे, ठीक है। 1.1 का एक क्लास और जाएगा, उसके बाद 1.2 पर पहुंच जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नहीं मन कर रहा है क्लास लेने का।